हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम अभिषेक है और इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बात से अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है या आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई कमेंट हो तो फीडबैक में बता सकते हो। बहुत दिनों से अफ़गानिस्तान वाले मैटर में ऑक्यूपाई हो रखे थे हम। हालात वहाँ पे अभी भी बद से बदतर हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना भी काइंड ऑफ शायद रिक्वायर्ड है यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूसली एक सैड स्टेट के बारे में बात करते जाना और उस चक्कर में जो दूसरी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं उनको शायद इग्नोर करते जाना सही नहीं होगा। वहाँ पे हर रेगुलरली सिचुएशन चेंज हो रही है, हर दिन कुछ नई चीज़ सुनने को आती है। शायद एक ही दिन में कई चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। तो देखते हैं वो कैसे अनफोल्ड होता है। अभी तक तो चीज़ें एक डार्कर से डार्कर फेज में कंटिन्यूसली जाते हुए दिख रही हैं। एनीवे, आज मैंने एक वीडियो चुनी है आचार्य प्रशांत जी की, जो कि एक काफ़ी फेमस पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं रीसेंट टाइम में, जो उनका क्या कहते हैं आप उदय हुआ है। वो इस बात पे विचार कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं कि क्या चाइना सही में हमसे आगे है। अपेरेंटली देखने में तो बिल्कुल लगता है कि टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज जो उनका सिक्योरिटी अपरेटस है, उनकी जो स्टैंडिंग है दुनिया में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, उन सब चीज़ों में हमसे वो कंटिन्यूसली आगे निकलता भी जा रहा है और ऑलरेडी है भी आगे और निकलता भी जा रहा है। बट मुझे लगता है कि शायद वो कुछ और एंगल पेश करेंगे अपनी तरफ से। तो देखते हैं उनका वो एंगल क्या है। और ऑफ कोर्स मेरा भी मानना है बहुत मामलों में चाइना से शायद बहुत बेटर इंडिया है। मुझे अगर दोनों में से किसी एक कंट्री में रहने की का ऑप्शन मिलेगा तो ऑफ कोर्स मैं इंडिया चुनूंगा विदाउट अ डाउट। क्योंकि इंडिया में जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो एक जीने की इंडिपेंडेंस है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस का चुनाव कर सकते हो और मोस्ट लाइकली आपको शायद ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ऐसा नहीं है सब कुछ परफेक्ट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से हो समाज में तो बहुत सारी मुश्किलें हैं आपके लिए। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी स्टेट एक्टिवली आपको दबा नहीं रही, स्टेट एक्टिवली आपके डाउन द थ्रोट शव नहीं कर रही अपनी पसंद की चीज़ें और आइडियोलॉजी। और लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हो, अपनी प्राइवेट लाइफ में आप क्या करते हो, वो चीज़ें डिक्टेट नहीं कर रही ज़बरदस्ती से स्टेट आपके साथ। तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। दुनिया में ऐसे बहुत देश नहीं है जहाँ पे ये सारी लिबर्टीज़ हैं और लकीली हम उस देश हैं जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। काम करने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों पर, जैसा कि मैंने कहा। बट सो फार सो गुड। देखते हैं आचार्य जी का क्या कहना है और बात करते हैं उसके बारे में। फिर ये पढ़ लो भाई, पॉज करके। सचमुच आगे है चीन, ये नाम है भाई इस वीडियो का, अगर आपको हिंदी पढ़नी नहीं चीन, आती तो। उत्तर कोरिया, क्यूबा, इनमें तो धर्म नहीं है। चीन फिर भी सुपर पावर हुआ जा रहा है और आप कहते हैं कि अध्यात्म के बिना कोई तरक्की नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कि पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी बात ये कि जितनी तुमने पिक्चर देखी है वो भी आधी बेहोशी में देखी है, पूरी बात तुमको अभी पता नहीं है। बिल्कुल। ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के लिए नंबर एक देश कौन? चीन। दुनिया में सबसे ज्यादा मांस की खपत करने वाला देश कौन? चीन। तमाम तरह के प्रदूषणों में अव्वल देश कौन? चीन। दुनिया भर में जितने रोग स्टेट्स हैं जो आतंकवाद को प्रोत्साहन देते हैं, जैसे कि आपका प्यारा पड़ोसी देश, उन सब को समर्थन और हथियारों की आपूर्ति करने वाला कौन? चीन। आप चाहते हो कि दुनिया के सब देश इस तरीके के हो जाएं? एक समय पर वैसे लिटरली यार चाइना का समझ में नहीं आता कि, क्योंकि देखो
इस बात को समझना होगा कि कोई भी ना, कोई आर्मी, कोई देश, कोई ग्रुप, जो हम मोगैम्बो खुश हुआ टीवी में देखते हैं ना, वो वैसा नहीं होता, वो बकवास है, वो फैंटेसी, टीवी फैंटेसी है, ठीक है, गार्बेज। हर बंदा जो कुछ भी कर रहा होता है वो अपने आप को पिक्चर का हीरो ही सोच रहा होता है। चाइना अपने आप को पिक्चर का हीरो सोचता है, वो विलन की तरह हंसते हुए नहीं करता है सारी चीज़ें। ऐसे ही पाकिस्तान अपने आप को, या उनकी जो आईएसआई और आर्मी है, वो अपने आप को सही सोचते हैं कि हम सही चीज़ कर रहे हैं। हर बंदे का पर्सपेक्टिव अपने लिए पिक्चर में हीरो का होता है। ये हमेशा एक बात ध्यान में रखने के लिए। तो इसलिए अगर जब आप इस प्रिंसिपल पे एग्री करते हो, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ही आता है, अच्छा सामने वाला कोई गलत काम करते हुए भी कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहा होगा कि मैं इस पिक्चर में हीरो हूँ। अब चाइना, जो इन्होंने बातें बोली है ना, इनको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। 50s में हुई थी कोरियन वॉर। कोरियन वॉर में चाइना ने, जो नॉर्थ कोरिया आज कंट्री स्टेट देख रहे हो ना, वो चाइना की देन है इस दुनिया को, क्योंकि अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर हमला कर दिया था कोरिया पे, नॉर्थ कोरिया पे, ताकि उस पूरे को एक जॉइंट कंट्री, जॉइंट कोरिया बन जाए, और उन दोनों को ही मार्केट इकोनॉमी में आज नॉर्थ साउथ और साउथ कोरिया बिल्कुल सेम होता, एक डेवलप्ड कंट्री जैसा कि साउथ कोरिया है। उसकी जगह पे नॉर्थ कोरिया एक मैल न्यूट्रिश्ड कंट्री साइज जेल है, जहाँ पे लोगों की कीड़ों से भी बदतर हालत है, और 2 कौड़ी की उनकी इज्जत नहीं है, दुनिया में कहीं जा नहीं सकते, लेबर कैंप्स में वो लोग काम करते हैं। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन सारी चीज़ों की कॉन्शियसनेस भी उनके अंदर नहीं है ज़्यादातर लेवल पे, क्योंकि उनको जो उनकी लाइफ है उसके बाहर का कुछ पता ही नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से अंदर नहीं आती, कोई लोग जो बाहर से अंदर आते हैं वो डायरेक्ट मिल नहीं पाते किसी से, किसी बंदे से। कोई अंदर के बंदे बाहर डायरेक्टली अबाधित तरीके से, मतलब जिनको रेस्ट्रिक्ट ना किया हो किसी ना किसी तौर पे, वो बाहर नहीं जा सकते। कुछ रशियन फार ईस्ट में लेबर कैंप्स में काम करने जाते हैं, लंबर वगैरह का, लकड़ी का जो काम होता है, लेबर ग्रुप्स में। ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनाइज ट्रैवल होता है, ऑर्गेनाइज स्टे होता है, एनक्लोज्ड स्टे होता है, और एनक्लोज्ड ही वो वापस आ जाते हैं बेसिकली, जैसे जेल के कैदियों का ट्रांसफ़र होता है उस तरीके से। एक जो रोगन का पॉडकास्ट आया था रिसेंटली, मैं नाम भूल गया उनका, समथिंग पार्क नाम है, एक लड़की है, वो डिफेक्टर है नॉर्थ कोरिया से। उसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं वहाँ के बारे में। वो पॉडकास्ट आप देखना पूरा, मैंने भी अभी नहीं देखा है, मैंने भी कुछ चंक देखे उस पॉडकास्ट के, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ देखने के लिए कभी ना कभी, जैसे ही टाइम मिलेगा। और ऐसी ऐसी बातें उसने बताई हैं यार, आप सोचते हो कि 21st सेंचुरी में दुनिया में ये हो रहा है, जहाँ पे एक तरफ लोग पता नहीं क्या जेंडर आइडेंटिटी और पता नहीं किन किन चीज़ों पे, जिनका कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, उन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं। तो आई मीन द वर्ल्ड सीम्स टू bamboozle you with every new thing it has to present to you, ऐसा लगता है। और चाइना, जैसा कि मैं कह रहा था कि चाइना कैसे जस्टिफाई करता होगा जितनी बुरी चीज़ें वो कर रहा है। जर्मनी का भी बड़ा जलवा था। बिल्कुल सही। 1938 के जर्मनी को देखिए, तो आज के चीन से ज़्यादा ही हालत कुछ कमज़ोर नहीं थी। औद्योगिक उत्पादन में बहुत आगे निकल रहा था, यूरोप पर छा रहा था। सेना सबसे ज़्यादा सुदृढ़ जर्मनी की हुई जा रही थी। जैसे चीन में एक पार्टी का, और उस पार्टी में भी अब एक व्यक्ति का बोलबाला है, आधिपत्य है। 1938 में जर्मनी का भी यही हाल था। तो तब आप क्या बोलते हैं? ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आया यार कि जर्मनी से कितना पैरेलल सिचुएशन है चाइना की। कि जर्मनी में जो कुछ हो रहा है 1938 में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, आपके जैसे लोगों को यही लगता है जर्मनी में जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है। जैसे आज आप कह रहे हैं कि चीन में जो हो रहा है देखो कितना बढ़िया है, धर्म वहाँ नहीं है फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। तो 1938 में या 39 में आपको यही लगता है कि जर्मनी आगे बढ़ रहा है, और फिर पता चलता है कि क्या होता है।
उसके बाद उस तरह के देश से, उस तरह की व्यवस्था से आपको मिला एक विश्वव्यापी युद्ध और होलोकॉस्ट। दुनिया में, इतिहास में जो सबसे बड़ा नरसंहार है वो मिला। तो बहुत जल्दी से प्रशंसक मत हो जाया करिए कि चीन ऐसे आगे बढ़ रहा है, चीन वैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ गया आर्थिक रूप से। और दूसरी बात, इंसान सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीता है। अगर आप एक ऐसे देश में हैं जहां पर विश्वविद्यालय में या किसी सरकारी विभाग में एक बैठक भी नहीं हो सकती जिसमें सीसीपी का मुखबिर ना मौजूद हो, तो आप जी लेंगे? कैसे जी लेंगे बोलिए? जिन्होंने सवाल पूछा है वो शायद चीन खुद कभी गए नहीं है। चीन जा कर के देखिए, वहाँ किसी आम सड़क चलते नागरिक से या किसी दुकानदार से बस इतना पूछ लीजिए कि और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसका हालचाल कैसा है, वो तुरंत डर जाएगा, मुंह बंद कर लेगा, कहेगा नहीं, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, आपको विशेषज्ञों से पूछना चाहिए। चाइनीज़ आनी चाहिए, इसके लिए मैं पहले बता देता हूँ। चाइना में आप बड़े से बड़े शहर में भी जाओगे, पॉश से पॉश एरिया में भी जाओगे, हार्डली कोई बंदा एक सिंगल बिट इंग्लिश का वर्ड जानता होगा। आप जा कर के किसी व्यापारी से वहाँ पूछिए कि अभी इस क्षेत्र में तो चीन बहुत पीछे है और यूरोपियन लोग बहुत आगे निकले हुए हैं, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा ये कि हाँ हमारे यहाँ पे अभी कुछ कमियां हैं या कुछ है, बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ है कि कहीं उसकी बात अगर बिग बॉस तक, बिग ब्रदर तक पहुंच गई तो सीधे जेल में डाला जाएगा वो। हिंदुस्तान में आपको देखा है शिकायतें करने में आपको कितना मजा आता है। सोशल मीडिया पर आप शिकायत कर रहे हो अपने नेताओं के खिलाफ, अपने अधिकारियों के खिलाफ, जो मर्जी आए बोल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी आप बोल जा रहे हो। ये काम चीन में करके दिखा दो। आपके साथ ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बुरा होगा, बस आपके साथ जो कुछ भी होगा उसकी खबर आपको भी नहीं लगेगी। लोग अगले दिन से पूछेंगे भी नहीं कि ये व्यक्ति गया कहाँ, आपको भी नहीं पता होगा आप कहाँ चले गए, बस आप गायब हो जाओगे। जो लोग चीन के इतने गुणगान मिस्टर करते इंडिया। हैं, ये वही लोग हैं जो भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए बड़े नारे लगाते हैं, धार्मिक आज़ादी के लिए बड़े नारे लगाते हैं। और वहाँ जिंजियांग में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? यार इंडिया में जो कम्युनिस्ट हैं, जो इंडिया में जो क्या है CPIM और ये सारे लोग हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस का इतना ढोल इंडिया में पीटते हैं, जबकि मोर और लेस सब कुछ इंडिया में ठीक ही है। उतार चढ़ाव आ जाता है, कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी चल रही होती है, कभी कोई चीज़ बुरी चल रही होती है। हम फिर भी सारे मिलके काम कर रहे हैं ना। जब हम देखते हैं कुछ ज़्यादा बुरा हो रहा है, उसके विरोध में उसी कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं जिनकी ही कम्युनिटी के कुछ लोग वो बुरा कर रहे थे। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादातर लोग, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी एवरीडे, जो समझदार लोग हैं वो खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे इंडिया की सिचुएशन से। कभी कभार हो जाती है टेंशन थोड़ी बहुत माड़ी मोटी, बट ओवरऑल हम लोग एक ठीक ही दिशा में चल रहे हैं। पर यही लोग जो बात का यहाँ पे ढिंढोरा पीटते हैं, यही लोग चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ़ें करते हैं। उनका अभी आई थिंक 75 ईयर का एक हुआ था कुछ, क्या पता नहीं 70 ईयर का कुछ हुआ था, कुछ नहीं, आई थिंक 100 ईयर का हुआ था जो चाइनीज़ CCP की जब स्थापना हुई थी उसका। तो बहुत बड़ा फंक्शन, उसमें इंडिया से लोग गए हैं, काफ़ी फेमस बंदे जो लेफ्ट पार्टीज़ के। और आपको पता है कि हमारा रिलेशन, या इनफैक्ट अभी तो इस वक्त तो दुनिया के रिलेशन उनके साथ कैसे हैं। देखो, मोरालिटी का कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ जब बात हो रही है चाइना की। कोई कुछ भी कहे, ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये जो वुहान वायरस चल रहा है, ये उन्होंने किया, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। जाने या अनजाने में उनकी गलती से ये नहीं हुआ, ये मैं नहीं मान सकता, कोई भी समझदार इंसान नहीं मान सकता। और अगर आप सोच रहे हो कि जो आपको हर लोग बता रहे हैं वो 100% सही है, तो सिर्फ आप थोड़ा सा इवेंट्स को पीछे जाके देखो कि वो लोग कितने सही हो सकते हैं। पहले कह रहे थे मास्क मत पहनो,
फिर कह रहे थे मास्क पहनो, फिर कह रहे थे मास्क मत पहनो, पहले कह रहे थे वैक्सीन नहीं आ पाएगी, इतने दिन में आ गई। एक दूसरी तरफ ही निकल जाएंगे। लेकिन जो बात है वो ये है, यहाँ पर आप रमजान में रोजे भी नहीं रख सकते। चीन में धर्म को कुचल दिया गया है और पूरी आबादी एक बहुत भारी जूते के नीचे जी रही है। चीन की मीडिया में ग्लोबल टाइम्स वगैरह है, इसमें तुम खोज कर दिखा दो वहाँ की सरकार के खिलाफ एक भी लेख। और हिंदुस्तान में तो बाकायदा ऐसे अखबार हैं और वेबसाइट्स हैं जिनका कुल धंधा ही है सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना करना। और ऐसे जो वेबसाइट्स और अखबार हैं इनमें से ज्यादातर चीन के बड़े प्रशंसक हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपा करके अपनी एक शाखा चीन में भी खोलें और चीन में भी अपना अखबार निकालने की कृपा करें और चीन में जाकर के चीन की सरकार के खिलाफ चू करके दिखा दें। चीचू कर देंगे पूरा। शी जिनपिंग साहब ने सारे अधिकार अपने में ले लिए हैं। उन्होंने करीब करीब एक घोषणा कर दी है कि वो आजन्म चीन के सर्वे सर्वा रहेंगे। हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पदाधिकारी ऊंचे से ऊंचा ये हिमाकत करके दिखा दे और तो फेमस से फेमस। यहाँ 2 साल के लिए, 2 साल से भी कम समय के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, तो आप उसको आज तक याद करते हैं। अरे जनतंत्र के इतिहास में काला धब्बा। आज तक गालियां पड़ती हैं। यहाँ अगर जितने हमारे जनतांत्रिक संस्थाएं हैं उनमें थोड़ी सी छेड़खानी कर दी जाती है तो आप कहते हैं ये देखो जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अरे यार, कोई पॉजिटिव कदम उठाने की कोशिश करती है सरकार तो उस पर भी लोग बोलते हैं। अभी मोनेटाइजेशन हो रहा है जो कि एक सही दिशा में नहीं, एक आधा अधूरा कदम है शायद। मुझे तो लगता है कि दे शुड हैव गॉन ऑल द वे, बट लोग उसको भी कह रहे हैं बेच दिया भाई, बेच दिया, देश को भेज दिया। अबे चीन में तो कोई जनतांत्रिक संस्था है ही नहीं, वहां ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ सीसीपी है। वहां जी कैसे लोगे बोलो। और ज्यादा कॉन्शियंस अगर एक्टिव नहीं है तो जी सकते हैं। पढ़ करोगे तो तियानमेन स्क्वायर याद है ना? वो जो अमर हो गई है एक तस्वीर, टैंक मैन, वो याद है? क्या है उस तस्वीर में? टैंकों की कतार है, उसके आगे एक अकेला खड़ा हुआ है। और जो अकेला खड़ा हुआ है तुम्हें क्या लगता है वो आज जिंदा है उस तस्वीर को अपनी डीपी बनाने के लिए? नहीं साहब, वो कुचल दिया गया उसी टैंक के नीचे। और सैकड़ों में नहीं, उस दिन टैंकों से और बंदूकों से हजारों लोग मारे गए थे, छात्र ही थे ये सब। हिंदुस्तान में छात्र बड़े नारे लगाते हैं, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज है जिनका धंधा ही है ये नारेबाजी, वो भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। और ये सब भी जो यूनिवर्सिटीज हैं ये भी अक्सर चीन की बड़ी दुहाई देती है, अरे चीन क्या बढ़िया देश है। और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि 1989 में चीन में क्या हुआ था। हजारों, मैंने लिटरली एक एक्स डिप्लोमेट इंडिया के IFS जिनको कहते हैं, उनकी वाइफ एक राइटर है, एक बुक पढ़ी थी मैंने चाइना के बारे में। मैं यंग था उस वक्त, इतनी पॉलिटिक्स नहीं समझता था कि कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आई थिंक मैं 10th क्लास में कुछ रहा हूँ, स्कूल की लाइब्रेरी से ही वो बुक मुझे मिली थी। वो बुक लिखी गई थी ऑलमोस्ट 96-99 के आसपास, इस दौरान, मतलब 95 से लेके 2000 के बीच में, तो 90s बेसिकली। तो वो बेसिकली जिसने वो बुक लिखी थी वो ऑथर थी वाइफ एक इंडियन डिप्लोमेट की, जो कि एज एन IFS पोस्टेड होंगे वहाँ पे। अच्छा, उन राइटर ने, मुझे नाम नहीं इस वक्त याद, उस बुक में जो मेंशन किया है कि चाइना के बारे में कि ये इतना सुंदर है, इनका कल्चर इतना अच्छा है, यहाँ पे इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने इतनी चीज़ों को बनाया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये वो पता नहीं क्या किया। ठीक है, लिटरली इस तरीके का प्रोपेगेंडा पेडल किया जाता है एक्टिवली हमारी जनता के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा।
आज अगर मैं वो बुक पढ़ रहा होता, एक झटके में बताया जा सकता है कि वो लेडी ने ये बुक चाइनीज़ गवर्नमेंट के दिए गए पर्क्स या फिर दिए गए लाइक माल पानी के वजह से लिखी होगी, क्योंकि उतनी परफेक्ट कोई जगह नहीं है। उतना परफेक्ट चाइना आज नहीं है, उस वक्त क्या रहा होगा। उतना परफेक्ट तो अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, तो चाइना क्या रहा होगा। मतलब उन्होंने लिटरली स्वर्ग लोक जैसी सी तस्वीर पेश की थी उस बुक में। और ऐसे ही मैंने अपनी हिंदी की क्लास 8 की किताब में या समथिंग लाइक दैट, आई थिंक 2004 में मैं क्लास 8 में था। हाँ, 2004 में मैं क्लास 8 में था। बुक में लिखा था, एक राइटर है जिन्होंने उस मेमोआर है, वो बेसिकली मेमोआर को एक चैप्टर बना के हिंदी की किताब में दिया हुआ था। वो मेमोआर है एक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल का खुद का अपना, जो यहाँ से पोस्ट होके सोवियत यूनियन मॉस्को में गए थे, और उन्होंने जो तारीफ़ों के वहाँ के सिस्टम के पुल बांधे हैं कि यहाँ इतना खूबसूरत है, स्नो में नीचे बर्फ़ में बच्चे खेल रहे हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि सफ़ेद मिट्टी में छोटे छोटे भालू खेल रहे होंगे। लिटरली ये लैंग्वेज थी। मुझे ये लाइनें छप गई मेरे दिमाग में बचपन 2004 में से आज 17 साल बाद ही मुझे ये लाइन याद है। और बता रही कैसे अगले दिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, सेटल हुए, रात को सोए, अगले दिन सुबह उनके घर पे 2 लड़कियाँ आई जिन्होंने पूछा कि आपके घर में कोई बच्चा है, हम उसको स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। इतना इजी था वहाँ पे स्कूल में दाखिल होना, घर पे आके ले गए स्कूल में दाखिल कराने के लिए। उसके बाद बता रहे थे कि मैं रोड पे जा रहा था, मुझे एक लड़की मिली, वो मेरे पास आई, नहीं लड़की नहीं, एक बूढ़ी औरत मिली, वो आई मेरे पास आके रोने लग गई, कह रही आप इंडियन हो ना, आप रविंद्रनाथ टैगोर के देश से आए हो ना। ऐसे ऐसे मतलब ये उस चैप्टर में चीज़ें थी कि देखो रशिया कितना अच्छा है, उनका सिस्टम कितना अच्छा है, और वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो होगा हमारा उनके बीच में कल्चरल लेन देन, नो डाउट, मैं मानता हूँ। लेकिन जो ये चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें लोगों को परसुएड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये प्रोपेगेंडा होता है। आप अगर आपको शक है तो आप रशिया जाके ट्रैवल करके खुद देख के आ जाओ। उनको बताओ कि ओ ये हमारा बॉलीवुड की नई मूवी है, ये हमारा ये है, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। कोई अगर बहुत ही इंडोफाइल होगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, बट एक एवरेज बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हो, आपके वहाँ की क्या चीज़ है, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में, स्पेशली मैं ये नहीं कह रहा रशियन लोग कुछ खास बुरे हैं, नहीं, नॉर्मल है बाकी दुनिया के जैसे, हमारे जैसी। हम भी अगर खाली बैठे होंगे और क्यूरियस होंगे तो सुन लेंगे, कोई कुछ बताएगा। बिजी होंगे तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, सुन लेंगे, भूल जाएंगे, ये शायद ध्यान भी नहीं देंगे। छात्र सीधे सीधे मार दिए गए थे, खत्म, एक शाम में ही खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनतंत्र के पक्ष में आवाज उठा दी थी, नारे लगा दिए थे। एक स्क्वायर है, एक जगह है, बढ़िया बड़ा खुला स्थान, वहां पर इकट्ठा हो गए थे। वहां इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ ये सब कर रहे थे, कई दिनों से कर रहे थे। सरकार ने कहा कि पुलिस फौज, अरे इतने भर से क्या होता है, हम सीधे टैंक भेजेंगे, और टैंक भेज के शहर के बीचों बीच स्क्वायर में मार डाला। भारत में आप रहते हो, ये सब छूटें मिली हुई है। इसकी इक्वालिटी समझ रहे हो? दिल्ली में इंडिया गेट पे टैंक चढ़ा के मार दिया जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर और किसी मेजर यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल, जब वो हो जाएगा ना, तब आप कह सकते हो कि हाँ अब हम चाइना जैसे बन गए। और चाइना आपको इतना पसंद है तो वो सोच के खुश हो जाना उसके बाद जब वो हो जाएगा उस दिन। आज़ादी मिली हुई है तो हम इनको बड़ा सस्ता समझ लेते हैं, फिर हम भारत में नारे लगाते हैं आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। जैसे कि अभी तुम गुलाम हो। गुलामी क्या होती है जानना है तो चीन जाकर देखो। नॉर्थ कोरिया जाओ भाई, पूरा बंदा बना देंगे अच्छे उसके तरीके बाद से। ये बोलना भूल जाओगे कि चीन तो हमसे आगे निकल गया, चीन तो हमसे आगे निकल गया। और मैं आपसे कह रहा हूँ इतना भी ज्यादा आगे नहीं निकल गया चीन। 10 से 15 साल का ही अंतराल है भारत और चीन की आर्थिक प्रगति में भी, और वो भी इसलिए नहीं, उन्होंने स्टार्ट भी 10-15 साल पहले ही किया था ना हमसे। आगे निकल गया है चीन की, वहां पर अथॉरिटेरियन सत्ता है, इसलिए आगे निकल गया है क्योंकि आपने अपनी अर्थव्यवस्था में 60 और 70 और 80 के दशक को करीब करीब गंवा दिया है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सन 1986 तक भारत और चीन की प्रति व्यक्ति आय एक समान होती थी। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी थी चाइना की इकोनॉमी से 80s तक,
बात ही हमको चौंकाने वाली लगी। हम कहेंगे ऐसा? जी हाँ, 1985 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन से ज्यादा हुआ करती थी। यस, यही मैं कह रहा हूँ। 19 क्योंकि पॉपुलेशन हमारी कम है, जीडीपी हमारी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जीडीपी पर कैपिटा उनसे ज़्यादा ही हो जाएगी। 1986 में जाकर के चीन ने पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भारत की बराबरी करी है। उसके बाद वो आगे निकलता गया। आगे भी इसलिए निकलता गया क्योंकि वहां पर अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्यक्रम हमसे कुछ पहले शुरू कर दिया गया था। ऑलमोस्ट एक डेकेड पहले। हम इन्हीं सब चक्करों में बैठे रह गए कि नहीं नहीं, धन कमाने की जरूरत नहीं है, गरीबी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। कुछ लोगों को अमीर मत बनने दो, सबको इक्वल बनाओ, सबको इक्वल गरीब बनाओ। यही होता है कम्युनिज्म बेसिकली, जो कि अभी भी इंडिया में अमीर लोग, अडानी अंबानी, ये नाम ही ऐसे लिए जाते हैं जैसे कि पता नहीं कौन से बड़े विलन होंगे वो। अरे भाई, वो लाखों लोगों को जॉब दे रहे हैं। जो लोग उनको गालियां दे रहे हैं उनको पूछो कितना काम किया आपने इस दुनिया की भलाई के लिए। उतने लोगों को, उतने उसके 100,000% लोगों को जॉब दे सकते हो जितने उन्होंने दिए हुए हैं। और जो बंदा इतना बड़ा उद्यम चला रहा है वो बंदा कुछ तो करेगा ना, इधर उधर कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा। और मैं अगेन, उनकी प्रैक्टिसेस को बेटर बनना चाहिए, लेकिन उनको डीमोनाइज नहीं करना चाहिए। और हाँ, जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का ऑलमोस्ट $2,500 है पर ईयर, और चाइना का मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली, मुझे लगता है 10-12 हज़ार के आसपास है। ठीक है, तो कोई इतने भी बड़े अमीर नहीं है वो। यूएसए का $58,000 ईयर है। तो आप करके देख लो दोनों का एक दूसरे से मुकाबला। हम समझ ही नहीं पाए कि समाजवाद और आर्थिक विकास के बीच संतुलन कैसे बनाना है। अभी हम भी समाजवादी पॉपुलिस्ट ज्यादा होकर के रह गए। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन ने कोई बहुत खूबसूरत, कोई बहुत बेहतर काम कर डाले हैं। अगर आप पिछले 20-25 सालों को देखेंगे तो भारत और चीन की विकास दर में हद से हद औसत 1.5-2% का अंतर पाएंगे। ये अंतर इतना बड़ा नहीं है कि इसको पाटा नहीं जा सकता। निसंदेह आर्थिक मोर्चे पर भारत चीन से पिछड़ गया पिछले 30 सालों में, लेकिन इतना भी नहीं पिछड़ गया है कि आप सर पीटने लग जाएं, कहने लग जाएं कि हम तो बर्बाद हैं, बेकार हैं और चीन ही बिल्कुल स्वर्गलोक है। चीन ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आर्थिक प्रगति की, और वो कीमत ये है कि वहाँ का आम इंसान एक बहुत बड़ी जेल में रह रहा है, और एक रोबोट है। जेल कैसी है ये जानना है तो चीन की यात्रा करके आए। जिन वेबसाइट्स पर आप दिन रात खेल कूद करते हो वो चीन में उपलब्ध नहीं है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी नहीं चलता। किसी यूट्यूब। ने कहा है कि वो देश कभी बहुत तरक्की कर ही नहीं सकता जहां गूगल प्रतिबंधित हो। कैसा होगा आपका जीवन, कहिए? गूगल के बिना कैसा होगा जीवन? गूगल नहीं चल सकता, ट्विटर नहीं चल सकता, दुनिया की और जितनी वेबसाइट्स हैं वो नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि वो जो सीसीपी है वो चाहती नहीं है कि नागरिकों को पूरी बात पता चले। गूगल कर दिया अगर नागरिकों ने तो उन्हें दुनिया भर का हाल पता चल जाएगा। बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल जाएगी कि वो गुस्से में उबल पड़ेंगे अपनी सरकार के खिलाफ। सरकार को खतरा हो मुझे लग रहा है उनका मेंटल ब्रेकडाउन ना हो जाए, जाएगा। सरकार कह रही है सदमा मैं ना नागरिकों पहुंचे। तक जानकारी नहीं पहुंचने दूंगी, बंद करो गूगल। ऐसा है चीन। तो ये मत कहिए कि चीन की प्रगति हो गई है क्योंकि वहां पे धर्म और अध्यात्म नहीं था। देश क्या है? देशवासियों के बिना कुछ होता है क्या देश? किसी देश में एक भी देशवासी ही ना हो तो कोई देश है? तो देशवासियों की भलाई अंटार्कटिका में ही देश की भलाई निहित है ना। और जब एक एक देशवासी की भलाई अध्यात्म में ही है तो देश की भलाई अध्यात्म विहीन होने में कैसे हो सकती है, कहिए? ये ऐसी सी बात है कि आप कहें कि फलाने देश में देखो भोजन नहीं है लेकिन वो फिर भी सुपर पावर है।
अरे बाबा, देश तो खाना खाता नहीं, देश के लोग खाना खाते हैं। जब देश के एक एक व्यक्ति को खाना चाहिए, तो देश बिना खाने के कैसे महान कहा जा सकता है? इसी तरीके से जब देश के एक एक व्यक्ति को अध्यात्म की मानसिक खुराक आवश्यक है, तो ऐसा देश महान कैसे हो जाएगा जिसमें अध्यात्म प्रतिबंधित है? बोलिए। मैं अपनी लाइफ में हज़ारों नहीं तो ऑलमोस्ट सैकड़ों चाइनीज़ लोगों से तो ज़रूर मिला, और उनमें से बहुत सारे बहुत चेयरफुल और हैपनिंग होते हैं लाइफ में अपने, मज़ेदार बढ़िया इंसान आपको मिलेंगे। लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपको ऐसी मिलेगी जैसे कि वो इंसान एक रोबोट है। और हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, जो मेरे कुछ फ्रेंड हैं उनके साथ, कि उनका एक बहुत ही पिक्यूलियर टाइप का टू द पॉइंट व्यवहार होता है, जैसे कि कोई इंसान ना हो, कोई रोबोट हो। और पता नहीं ये क्या, ये चेंज या फिर इस तरीके का माइंडसेट या फिर इस तरीके का वे ऑफ ऑपरेटिंग, बीइंग इस तरीके की कैसे उनके साथ हुआ। इंसान को शारीरिक तौर पर जीने के लिए रोटी चाहिए, और इंसान को मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए अध्यात्म चाहिए। जिस देश में अध्यात्म पर, धर्म पर पहरे लगा दिए गए हों, वो देश अंदर ही अंदर बहुत खोखला और बीमार हो जाएगा, ज़्यादा चल नहीं सकता। और जितने दिन तक वो देश चलेगा, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बनकर ही चलेगा, जैसे 1938 का जर्मनी। और भूलिएगा नहीं, 1938 में जर्मनी के प्रशंसक बहुत थे। जर्मनी के अंदर ही नहीं, दुनिया भर में जर्मनी को मॉडल की तरह, आदर्श की तरह देखा जा रहा था। क्या बात है, क्या बात है! हिटलर ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली है, नाजी पार्टी के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण हो गया है, और अब देखो जर्मनी कितनी तरक्की कर रहा है। और जर्मनी तरक्की कर भी खूब रहा था, लेकिन वो तरक्की महाविनाशकारी थी। तो ऐसी आर्थिक तरक्की या सामरिक तरक्की, मिलिट्री प्रोग्रेस, जिसके पीछे ऊंचे सिद्धांत, ऊंचे मूल्य और ऊंचा अध्यात्म न हो, वो विनाशकारी ही होती है। ऐसों को आदर्श मत बना लीजिए। विनाश तो वो अभी भी कर रहे हैं, बट वो स्लो विनाश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया के लोगों का विनाश कर रहे हैं, कंबोडिया के लोगों का विनाश कर रहे हैं, इस तरीके के जो छोटे देश हैं, म्यांमार के लोगों का विनाश कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों का विनाश कर रहे हैं, अपने खुद के तिब्बत, जिंजियांग, इनर मंगोलिया, मंचूरिया, इन लोगों का विनाश कर रहे हैं। तो स्लो विनाश तो वो अभी भी कर ही रहे हैं। और इस बात की कुछ पॉसिबिलिटी है कि शायद ये फट भी जाए, जिस हिसाब से वो, कभी मान लो उन्होंने फॉर एग्जांपल ताइवान पे अटैक कर दिया, जो कि वो कहते रहते हैं हम कर देंगे कर देंगे, कभी उन्होंने कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, विनाश किस लेवल पे जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है। मैं कुछ ऐसे एस्पेक्ट, मैं अध्यात्म के एस्पेक्ट से तो कभी मैंने नहीं सोचा कि हाँ, कि चाइना के ऊपर ये चीज़ मैंने अप्लाई नहीं की, बट फ्रेडरिक नीत्शे ने ये बात आज से ऑलमोस्ट 150-140 साल पहले ही कह दी थी कि तुम हज़ारों सालों के बिलीफ स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर रहे हो नथिंग के साथ, और तुम सोचते हो कि कुछ इसका रिएक्शन नहीं आएगा। और उसकी बात बिल्कुल सही साबित हुई ऑलमोस्ट उसके ये कहने के 50-60 साल बाद, जबकि मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग मरे हैं इस गॉडलेस थॉट प्रोसेस के साथ। और मैं नहीं कह रहा कि हर एथियस्ट बंदा मर्डरस होता है या कुछ भी, इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप इस चीज़ को मास लेवल पे, कंट्रीज़ के लेवल पे अप्लाई करते हो, तो बहुत सारे लूनाटिक भी घूम रहे होते हैं सोसाइटी में, समझ रहे हो ना। और जिन लोगों का दिमाग पहले से ही किसी ऐसी वायर में सेट हो रखा है, या फिर किसी इस तरीके से डिस्टॉर्ट तरीके से वायर हो रखा है कि उनको चीज़ों को देखने का तरीका ही उनका लाइक एक 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 तबाह कौन है जिसे कहते हैं। और उन्हें अगर आप दे दोगे इस तरीके की आइडियोलॉजी कि भाई nobody is watching you, you are not responsible to for anything that you do, good or bad, so do anything that you feel like, तो उस तरह के लोग या ग्रुप्स इन बिलीफ स्ट्रक्चर्स के अभाव में क्या कर सकते हैं, वो आप कंटिन्यूसली 20th सेंचुरी में देख लिया आपने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके
अप अनटिल सोवियत यूनियन के टूटने तक, और इवन अभी भी चल रहा है यार जो चाइना कर रहा है दुनिया में, चाइना और उसके जैसी कंट्रीज़। वेनेजुएला में जो हो रहा है फॉर एग्जांपल, दुनिया की रिचेस्ट ऑयल कंट्री है। रिचेस्ट ऑयल कंट्री से मतलब ऑयल का जो सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं वो सऊदी अरेबिया के पास नहीं है, वो वेनेजुएला के पास है, जो कि लैटिन अमेरिका की एक कंट्री है। और ह्यूगो चावेज और उसके बाद निकोलस मैडुरो जो इस वक्त उनका लीडर है, अरे भुखमरी और भिखारी बना दिया कंट्री को यार। सोचो, सऊदी अरब से ज़्यादा तेल है उनके पास, अमेरिका से पास पड़ता है वो, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट से पास पड़ता है, क्योंकि साउथ अमेरिका में है, बिल्कुल पास है उनके। और वो वहाँ के लोग भीख मांग रहे हैं आसपास की कंट्रीज में जाके कि घुसने दो, खाना दे दो, कुछ भी काम दे दो, रोड पे सो रहे हैं। कभी देखना अभी तो खैर अफ़गानिस्तान से जिसको कहते हैं लोगों के एग्जोडस के वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन कभी अभी कपल ऑफ ईयर्स पहले ही या शायद एक साल पहले ही वेनेजुएला के एग्जोडस के वीडियो चल रहे थे, और अब भी चल रहे होंगे। बस न्यूज़ मीडिया भूल जाता है इन चीज़ों को, कुछ टाइम के बाद उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो उनको भूल जाते हैं। तो ये तरक्की है भाई इनकी। देखने के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।